Hi guys, good morning and you're welcome in my YouTube channel PMT with Manoj sir. And if you want daily videos then subscribe my channel PMT with Manoj sir. Okay, and today's our topic is in the real number arithmetic fundamental theory or fundamental theorem of arithmetic. Then let us start. Fundamental theorem of arithmetic. अर्थमेटिक तो यहाँ पे हमें पढ़ना आज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम इसमें बताया गया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from order in which the prime factor occur। तो इसमें जो है बताया क्या गया फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में कि एवरी कंपोजिट नंबर, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, और कंपोजिट नंबर की अगर बात करेंगे तो हमने अपने फर्स्ट टॉपिक में जब रियल नंबर स्टार्ट किया गया था उसमें कंपोजिट नंबर के बारे में बताया गया था, डिस्कस किया गया था। फिलहाल एक बार फिर हम यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। ऐसा नंबर ये होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। एज 4 ले लेते हैं, 4 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, या 6 ले लें, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे नंबर ये सब कहलाते कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टराइजेशन करने पर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, तो ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें बताया गया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहीं पे दिखाया गया है। ये सभी नंबर्स जो होंगे, इसका जो फैक्टराइजेशन किया गया है, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर जो होते हैं ये भी बताया गया है उस वीडियो में कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं। और वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तो वो इटसेल्फ होता है, खुद होता है, और सेकंड वाला 1 होता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर जिसका ना बने वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसके प्रोडक्ट को हम लिखते हैं। तो ये नंबर जो है इसको हम कह रहे हैं क्या? कंपोजिट नंबर। और ये इसके फैक्टर्स हो गए 2, 3, 1। और ये किस फॉर्म में है? सभी 2 भी जो है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, और 1 जो है फिलहाल इसको प्राइम से अलग रखा जाता है। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम इसको जो है लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर्स को। और उसके बाद बताया गया एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीन्स कि जो एक बार आया है उसके जैसा फिर दूसरा कोई ना आए, एक बार में एक जैसा एक ही आए, फिर कोई दूसरा ना आए। अब जैसे यहाँ देखते हैं 2 ओनली 1 इसमें है, 3 भी 1 टाइम है, 1 भी 1 टाइम। तो इसको हम कहते हैं यूनिक, मीन्स जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो उसमें। तो इसमें जो है यूनिक के बाद और बताया गया है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आकर। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, कि इसका जो ऑर्डर लिखा गया उससे दूर, उससे अलग भी हो सकता है। इन विच द प्राइम फैक्टर आकर, प्राइम फैक्टर को जो हमने जिस फॉर्म में यहाँ पे लिखा है
अपार्ट फ्रॉम आर्डर, उस आर्डर उस क्रम से दूर भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसे हम 2 इंटू 3 इंटू 1 ही लिखें, इसको हम 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इसको हम 3 इंटू 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उनका आर्डर कुछ हो, आर्डर से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। क्या चीज़ है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम आर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आकर। तो इसमें यही बताया गया है कि जितने भी ऐसे कंपोजिट नंबर हैं, जो भी कंपोजिट नंबर है, उनके फैक्टर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो कैसे होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। यानी जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, यूनिक के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे तो सब यूनिक ही है। और देखें जैसे इसमें हम 18 ले लें, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ऐसी चीज़ है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया है, और अगर इस फॉर्म में हम इसको लिख के छोड़ देंगे तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक पॉइंट कहा गया है कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक होना चाहिए, इसमें कोई भी एक नंबर दोबारा ना आ पाए। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे 3 पावर 2 इंटू 1। अब ये यूनिक हो गए, यूनिक फॉर्म में हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं इसको। और इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरी को दिया था मैथमेटिशियन जो कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को दिया है। इन्हीं का स्टेटमेंट ये है, इन्होंने इसी को बताया था। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम बेसिकली मैथ को यहीं से स्टार्ट करना शुरू करते हैं जब बात आती है फैक्टराइजेशन करने की या एचसीएफ फाइंड करने की, एलसीएम फाइंड करने की, सभी चीज़ें यहीं से पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये रहा हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे किसने दिया है? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। अब हम इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इनके देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में कि इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के लिए हमने बताया, मान लेते हैं यहाँ लिखा है एक्सप्रेस द नंबर 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें 156 का प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को किसने बताया था? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। और इन्होंने जो जिस स्टेटमेंट में बताया तो उस स्टेटमेंट को कहा गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसी बेस पे हम इसको जो है एक्सप्रेस करेंगे, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो 156 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऐसे। तो ये आ जाएगा, हमारा फैक्टर्स बनेंगे। तो इसमें 39 को देखेंगे, 3 से डिवाइड करें 13, फिर 13 से 1, ये चीज। अब इसका प्राइम फैक्टर्स जो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 इंटू 1। अब इसकी अगर बात करें तो इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम में बताया गया है कि यूनिक नंबर्स होने चाहिए, फैक्टर्स जो होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए। यूनिक मीन्स मोर देन 1 टाइम कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 को, ये 2 टाइम्स आया, इसको हम 1 टाइम जब लिखेंगे तो 2 पावर 2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1। ये ऑर्डर जो हमने बताया था उसमें लास्ट में उस स्टेटमेंट में लिखा था इनके कि ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में हमने लिख दिया है बस सेम उसी तरह से हो जाए, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और हमने बताया कि फंडामेंटल थ्योरम का यूज हम क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए, उनके बीच में रिलेशन भी बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं
HCF या LCM के जहाँ तक बात करें, कोई भी नंबर ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं 16 एंड 18, ये दो नंबर ले लेते हैं, इनका HCF फाइंड करना अगर है तो फंडामेंटल थ्योरम का ही यूज़ किया जाता है प्राइम फैक्टराइज करते समय। क्या इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 16 का, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 8 4 2 और यहाँ 1। 18 का इसी तरह कर सकते हैं, 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। यहाँ पे 16 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 18 के जो बन रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर हम HCF की बात करें, HCF, तो HCF इन नंबर्स का अगर फाइंड करना है तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि क्या करते हैं कि देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा तो मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली क्या मिल रहा है, 2, यही, और कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ का HCF हो जाएगा, HCF 16 और 18 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका HCF। सेम इसी तरह से LCM की अगर हम बात करें तो इसी फैक्टराइजेशन से LCM किसका किसका, 16 एंड 18 का। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम जितने भी कॉमन मल्टीपल मिल सकते हैं सबको ले लेते हैं। तो मल्टीपल में देखेंगे कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट में कम से कम 1 2 मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है, फिर उसको भी लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। तो ये आ जाता है इसका LCM और ये इसका HCF आ जाता है। अब LCM और HCF फाइंड करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम का हम यूज जो करते हैं फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। इसके बाद हमने LCM और HCF दोनों फाइंड आउट कर लिया है। अब इन्हीं दोनों से हम एक स्टेप बनाएंगे जिसको हम एक फार्मूला भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे HCF और LCM की बात करें और इन दोनों नंबर्स की बात करें तो देखेंगे कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं, LCM और HCF का प्रोडक्ट कर लेते हैं। जैसे 18 और 16 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 288। इसी तरह से HCF और LCM का मल्टीप्लाई कर लें, 144 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी आ जाएगा 288। तो हमने देखा क्या कि जिस नंबर्स के HCF या LCM फाइंड आउट किए जा रहे हैं उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। तो हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। उन नंबर्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूले के बेस पे हम इजीली या तो HCF फाइंड कर लें, अगर LCM दिया गया हो, दोनों नंबर दिए गए हों, या दोनों नंबर्स दिए गए हों HCF दिया गया तो LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, HCF, LCM और वो दोनों नंबर्स। इनमें से कोई 3 दिया रहेगा, एक को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसी फार्मूले के बेस पे इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी फंडामेंटल थ्योरम के बेस पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब हमें यहाँ इसी बेस पे फंडामेंटल थ्योरम के बेस पे ये यहाँ पे शो करना है या चेक करना है कि क्या 6 पावर n अगर करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट कह सकते हैं क्या वो 0 आ सकता है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यानी 6 की पावर हम 1 कर सकते हैं, 6 की पावर 2 कर दें, 6 की पावर 3, ये n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है।
तो कह रहे हैं कि ऐसे करने पर क्या n की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है कि 6 की पावर उतना करने पर जब हम उसका एक्सपांड फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा। ये हमें चेक करना है। तो इसको देखते हैं। अब लास्ट डिजिट 0 आने के लिए हमें एक कंडीशन देखना होगा। हम इसको देख लेते हैं पहले। जैसे लास्ट में कोई भी नंबर है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, ऐसे 100 है, ऐसा कुछ भी है, 500 है, कुछ भी है, तो इन सबके लास्ट डिजिट में क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो सेम उसी तरह से हमें ये प्रूफ करना है या चेक करना है कि क्या 6 पावर n करने पर उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, जबकि n कोई नेचुरल नंबर है। तो देख लेते हैं लास्ट डिजिट 0 आने पर क्या कोई कंडीशन है। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ देखते हैं। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, फिर 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, फिर 100 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, फिर इसी तरह 500 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ये चीज़ें तो हम देख क्या रहे हैं कि जितने भी यूनिट डिजिट पर 0 वाले नंबर हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन सा मिलता जा रहा है। उनके जो लास्ट फैक्टर बन रहे हैं वो हमेशा क्या मिल रहा है? 5। उससे पहले 5 मिले या ना मिले, लेकिन लास्ट डिजिट जो है वो 5 जरूर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी यूनिट प्लेस के 0 वाले नंबर में एक फैक्टर उसका 5 जरूर आ रहा है। ये कंडीशन यहाँ से मिल रही है। तो ये 0 रहने के लिए लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, बाकी ये कुछ भी हो, जैसे n की वैल्यू हमने बताया, यहाँ पे हम पावर इसकी कुछ भी कर लें। जैसे पावर 1 कर लें तो वही आएगा, पावर 2 कर लें 100 हो जाएगा, पावर 3 कर लें 1000 हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन करने पर कुछ भी पावर करते हैं 0 आ जा रहा है। तो वही पूछ रहा है क्या 6 का भी कोई पावर करने पर 0 आएगा? तो 0 आने के लिए क्या कंडीशन मिलना चाहिए कि उस नंबर के फैक्टर में 5 जरूर होना चाहिए, एक 5 जरूर होना चाहिए। अब हम 6 को लेके देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के लिए। बिकॉज 6 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × 3। इसका फैक्टर्स जो करें हम तो 2 × 3 कर सकते हैं। तो अब हमने अभी बताया कि किसी भी नंबर का कोई पावर करने पर उसका लास्ट डिजिट 0 होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि उसका एक फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसके फैक्टर्स क्या देख रहे हैं? 5 नहीं है। तो 6 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 होल पावर n। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो 2 पावर n हो जाएगा इंटू 3 पावर n हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो फैक्टर एज 5, सो 6 पावर n कैन नॉट end with the digit 0। यही इसका रीजन बन रहा है कि इसके फैक्टर में कोई भी 5 नहीं है, और जब इसके फैक्टर में 5 नहीं है तो ये 0 से इसकी एंडिंग कभी होगी ही नहीं। ये चीज़ें तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें करने के लिए। अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो जैसे एक्सप्लेन y 7 multiply by 11 multiply by 13 plus 13 is composite number
हमें ये एक्सप्लेन करना है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर, कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हमने बताया था ऐसे नंबर होते हैं जिनका प्राइम फैक्टराइज किया जाता है तो मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं उसमें। तो फिलहाल इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर होने का एक कंडीशन होना चाहिए कि जो फैक्टर होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं। किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं, जो उसके फैक्टर बनते हैं, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस के फॉर्म में आ गया, एडिशन के फॉर्म में आया है। तो क्या ये कंपोजिट हो सकता है, जबकि हम जानते हैं क्या कंपोजिट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी फैक्टर्स हैं सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होने चाहिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में होने चाहिए। तो चेक करते हैं कि अगर प्लस आ गया इस फॉर्म में लिखने पर तो क्या ये कंपोजिट हो सकता है। तो देखते हैं, नंबर हमारा है, सॉल्यूशन में देखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। अब हम देखते हैं जितने भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आते हैं उनको एक टर्म मानते हैं। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को कि ये एक टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और 2 टर्म है। कभी भी जब भी इस तरह के फैक्टर्स दिए जाते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं कि क्या कोई नंबर या कोई चीज़ कॉमन मिल रही है। तो कॉमन है यहाँ पे क्या है, 13। तो पहले 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस यहाँ 13 है, ओनली 13 था तो इसको हम 13 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1। अब 13 ब्रैकेट, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 11 7 जा 77 प्लस 1। अब 13 ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 78। 13 तो प्राइम नंबर है, 78 जो है ये कंपोजिट नंबर है। तो फिर इसको हम और कंपोजिट, इसका प्राइम फैक्टराइज अगर करते हैं, 13 तो पहले से है ही, 78 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30, ऐसा। फिर इसको हम सीक्वेंस में किसी भी ऑर्डर में लिख दें तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं ये। और ये एग्जाम्पल फंडामेंटल थ्योरम बताता है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम में कंपोजिट नंबर के लिए ही उसका एक्सप्लेन किया गया है। तो अब यहाँ पे सब मोर देन 2 फैक्टर हो गए, एक यूनिक फैक्टर बन गया, और यहाँ पे क्या है, सभी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने किसको एक्सप्लेन किया है, कंपोजिट नंबर को। तो रियल नंबर्स के जितने भी थ्योरीज थे, जितने भी उसके लॉ थे, सब खत्म हो गए। ये एंडिंग पॉइंट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसके बाद का जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम सभी जितने भी टॉपिक थे सबसे एक एक 2 एग्जाम्पल लेके अगला वीडियो हम बनाएंगे, ताकि आपको उसी बेस पे जो इसके एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करने में थोड़ा इजीनेस हो जाए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए नई वीडियो को रिसीव करने के लिए। ओके।